गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं का व्याकरण का पहला अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, भाषा ये शब्द आपने पहले कई बार सुना हुआ है। भाषा क्या है? भाषा हमारे बोलने का ढंग है, हमारे लिखने का ढंग है। बच्चों, मनुष्य समाज में रहता है, उसके मन में कई तरह के विचार पनपते रहते हैं और वह अपने उन विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। तो अपने उन विचारों को वह दूसरों तक कैसे पहुंचाएगा? आप जानते हो कैसे पहुंचाएगा? भाषा के द्वारा। यानी भाषा वह साधन हुआ जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। और हम अपने विचार दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? कईयों को हम बोलकर बताते हैं और कईयों को हम लिखकर बताते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भाषा के दो साधन हो गए, एक भाषा का लिखित रूप और एक भाषा का मौखिक रूप। लिखित रूप जिससे हम लिखकर अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और मौखिक रूप जिसके द्वारा हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा कैसे बनती है ये आप सभी जानते हैं बेटा। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDE, पंजाबी में ऊड़ा आड़ा ईड़ी ससा हा हा, और इसी प्रकार हिंदी में अ आ इ ई स्वर और व्यंजन क ख ग घ ण। यानी भाषा के लिए सबसे पहले वर्णों का होना ज़रूरी है। वर्णों के लिए सबसे पहले लिपि का होना ज़रूरी है। जैसे अगर तुम्हारे स्वर व्यंजन होंगे तो ही तुम आगे से शब्द बना सकते हो, शब्दों से आगे तुम वाक्य बना सकते हो। तो वर्णों वगैरह को लिखने का ढंग क्या हुआ? किस साधन के द्वारा? लिपि के द्वारा। जैसे पंजाबी लिखते हो तो उसकी कौन सी लिपि है? गुरमुखी लिपि। इसी प्रकार हिंदी की भी एक लिपि है, उसे क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि। लिपि का अर्थ होता है चिन्ह। कुछ भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह दिए होते हैं जिससे से आगे हम शब्द और शब्दों से आगे हम वाक्य बनाते हैं और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो लिपि उन सबको लिखने का ढंग है। उसके बाद है मातृभाषा। ये तो आपने सभी ने सुना ही होगा। मातृभाषा क्या होती है? जब बच्चा जन्म लेता है, जब वह बोलना सीखता है, तो जिस परिवार में रहता है उस परिवार के लोगों की जो भाषा होती है, जो वहाँ पे बोली जाती है, बच्चा उसे ही सीखता है। तो वो उसकी क्या बन जाती है? मातृभाषा। जैसे आप लोग पंजाब में रहते हो, आप लोगों के घर का माहौल है कि जब आप बड़े होते हो तो आपके घरों में अधिकतर पंजाबी बोली जाती है, तो आप वही भाषा सीखते हो। तो हमारी मातृभाषा बन गई पंजाबी, जो हमारे पंजाब की भाषा भी है। उसके बाद है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह भाषा होती है जो सर्वाधिक हमारे देश में बोली जाती है। तो हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था, और इसी कारण हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की बहुत उपयोगिता है। हमारे पूरे संसार में सबसे अधिक बोलने वाली भाषाओं में हिंदी का 3रा नंबर आता है। कई जगह पर वो देश की प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है और कहीं पे द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, साहित्यिक भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। अब आती है बोली। बोली क्या होती है? भाषा एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और बोली बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और बोली का रूप थोड़ी थोड़ी देर में दूरी पर बदलता जाता है।
जैसे हमारे यहाँ कुछ और है, थोड़ी आगे जाएंगे हमारी बोली का रूप बदल जाएगा। हिंदी की जैसे बोलियाँ हैं ब्रज, अवधी, बुंदेली, राजस्थानी आदि। इसके बाद है बच्चे साहित्य। साहित्य क्या होता है? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य दो तरह का होता है, गद्य और पद्य। जो आप बच्चे निबंध पढ़ते हो, उपन्यास पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, कथाएं पढ़ते हो, नाटक पढ़ते हो, ये साहित्य का गद्य रूप है। और कविता ये साहित्य का पद्य रूप है। उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। उसके कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं और शुद्ध रूप से बोल सकते हैं। व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पे किया जाता है। कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार यानी इसमें वर्णों के रूप का ज्ञान प्राप्त करके उसको लिखने की विधि को हम बोलते हैं वर्ण विचार। जहाँ पर हम अल्फाबेट सीखते हैं वो हो गया वर्ण विचार। उसके बाद है शब्द विचार। शब्द विचार इसमें शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, वो कहाँ पर परिवर्तित होते हैं आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। और सबसे अंत में आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार इसमें वाक्यों की रचना कि वाक्य कहाँ से बने हैं, उनके भेद क्या हैं और वाक्यों का विग्रह कैसे कर सकते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, इन सभी के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। और व्याकरण के द्वारा हम भाषा को बहुत जल्दी और शुद्ध रूप से सीख सकते हैं। धन्यवाद।